नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है यंग हल्द्वानी और हमारे साथ हल्द्वानी शहर का यूथ इस वक्त जुड़ा है। मेरे ठीक दाहिने हाथ में हैं योगेश रावत, जिन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से BBA की डिग्री हासिल की है और अभी डिजिटल मार्केटिंग का 6 महीने का कोर्स कर रहे हैं। इसके बाद MBA की तैयारी वो करेंगे। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। हेलो लिसनर्स। मेरे ठीक सामने बैठे हैं अभिनव नेगी, जिन्होंने BSc किया है होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और आगे को इनकी MBA की ही तैयारी है और अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। श्वेता कालाकुट मेरे ठीक सामने बैठी हैं, जिन्होंने BJMC किया है ग्राफिक एरा से और काफ़ी क्रिएटिव राइटर है और बहुत अच्छे ड्रामाज लिखती हैं। रेडियो में जाने का बहुत इनका मन है श्वेता जी का, लेकिन देर से बेर यह है कि MBA की तैयारी भी करना चाहती हैं। श्वेता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हेलो मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस इन योर प्रोग्राम। मेरे ठीक बाएं हाथ में बैठी हैं दीक्षा बेस्ट। दीक्षा जी ने भी BJMC किया है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून से और अब आगे की तैयारी के लिए सोच रही हैं कि मुझे क्या करना है। तो दीक्षा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम जी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि जैसे कि हम मिलेनियल यूथ कहते हैं, जो पूरा 21वीं सदी का जो युवा है, उसकी सोच कैसी है, वो किस पायदान पे आके सोच रहा है, उसके सामने चुनौतियां कितनी बड़ी बड़ी हैं, क्या संकट हैं, करियर को लेकर, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कितना कॉम्पिटिटिव वो है और कितना तैयारी वो कर रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं योगेश जी के पास में। योगेश जी, आप आए तो यहाँ पर एक ड्रामा के सिलसिले में आए थे एक्टिंग करने के लिए और बहुत अच्छा ड्रामा आपने एक्ट किया है, बहुत अच्छे आप एक्टर भी हैं। BBA आपने चंडीगढ़ से किया है, आगे को MBA की आपकी तैयारी है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से आ गया बीच में? आपने गैप क्यों किया? सीधा आप MBA क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक पाठ्यक्रम है? पहले तो मैम आपका थैंक यू फिर से। जहाँ तक डिजिटल मार्केटिंग की बात है, मैंने BBA किया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से और जब मैं सेकेंड ईयर में था तो हमारा एक सब्जेक्ट था डिजिटल मार्केटिंग का, जो आधा अधूरा रह गया कोविड की वजह से। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से था कि जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं वो काम कैसे करती हैं, और मैं मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ। तो उसके लिए अब क्या है कि जो सारी कंपनियां हैं आजकल हमारे देश में या फिर विदेश में, वो सारी क्या कर रही हैं कि डिजिटल की तरफ बढ़ रही हैं। हर किसी का अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन हो रहा है, हर कोई ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो मार्केटिंग का स्टूडेंट होने के साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भी उस चीज़ को जानूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि डिजिटल मार्केटिंग किया जाए। और MBA का एक्चुअली ये है कि ऑलरेडी हमारा 1.5 साल का गैप रह चुका है और पढ़ाई उसमें ऑलमोस्ट छूट ही गई थी। तो मैं सोचा कि अगर MBA है, MBA जो चीज़ है वो बहुत हायर एजुकेशन है और उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसलिए डिजिटल मार्केटिंग को एक चांस दिया ताकि मैं समझ सकूँ कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। उसके बाद MBA, ताकि MBA में और उस चीज़ को ज़्यादा समझ सकूं और अपने आप को स्टेबल कर सकूं कहीं पे। जी। क्या कोविड का जो 2 साल का जो लॉकडाउन का पूरा पीरियड था, क्या इसने भी ऐसे छोटे छोटे कोर्सों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाया है कि चलो यार अभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है तो तब तक ये कर लें? और उसने प्रभावित कितना किया है यूथ के करियर को, यूथ का जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है जो एक लाइफ का, उसको कितना प्रभावित किया है? बहुत ज़्यादा, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो हम यूथ हैं, हम स्टार्टिंग जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम सारे ये थे कि हमें बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पे, सारे घर बैठेंगे, कॉलेज से छुट्टी मिल रही है, एंजॉय करेंगे। बट जब एक टाइम के बाद वो चीज़ें और बढ़ने लगी तो हमको फील हुआ कि ये नहीं यार, अब बोरिंग लग रहा है, अब कुछ तो करना ही है। फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ कि वो टाइम बहुत एक्सटेंड हो गया, लोग घर पे बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो बोर्डम आने लगा लोगों के अंदर। फिर किसी किसी ने स्टार्ट किया, लोगों को हमने देखना शुरू किया, क्योंकि हर कोई नहीं सोचता है वैसा, हर कोई काम नहीं करना चाहता है, हर किसी को काम करने का मन नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको आराम ही करना है। तो हमने लोगों को देखना शुरू किया जो काम कर रहे थे, उनको देखा तो पता चला कि लोग तो मेहनत कर रहे हैं, इस लॉकडाउन को भी अपना अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं और उससे वो चीज़ें कर सक रहे हैं जो उन्हें कॉलेज में उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज में, हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं और कभी कभी होता है कि फेस्ट वगैरह होते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज पढ़ाई वहाँ पर होती है। तो लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी खुल गई, क्योंकि आजकल क्या है कि ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी हैं, आपको कोर्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप कुछ भी ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ऑडिशंस दे सकते हैं। बहुत सारे सिंगिंग रियलिटी शो थे, उनके ऑडिशंस ऑनलाइन हो रहे थे, आप वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बहुत देखी कि बहुत सारे यूथ ने, इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी इसको क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया है। बिल्कुल। शुरू में समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लोग समझे तो एकदम से जो आप देखिए कि एक नया अवसर मिला, एक नया प्लेटफॉर्म मिला जिसके लिए आपको फिजिकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक अच्छा मौका भी था और आपका कहना है कि उन मौक़ों को लोगों ने भुनाया भी, या मतलब उनका लाभ भी लिया। जी। तो अभी फिर आपके पास में आते हैं रवि, आपके पास में आते हैं योगेश जी। अभिनव जी हमारे साथ में हैं। अभिनव जी, आपने जो ऐसे फील्ड में आपने BSc किया है जो कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है लुढ़का है, सबसे ज़्यादा जो बुरे पायदान पे आया है,
हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट सेक्टर जो था, टूरिज्म के नज़रिए से अगर पूरा देखें तो कोविड के बाद आपको लगता है कि इस सेक्टर में थोड़ा सा प्रभावित ज़्यादा हुआ है ये सेक्टर? मैम सबसे ज़्यादा प्रभावित यही सेक्टर हुआ है कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से आवत जावत कम हो गई है लोगों की, कम क्या बिल्कुल ही बंद हो गई है। तो अब लोग ही नहीं आएंगे तो फिर होटल कैसे चलेंगे, टूरिज्म कैसे चलेगा। जी, तो जिन लोगों ने ऐसा कोर्स किया है, क्या आप लोगों के अंदर एक निराशा है या ऐसा लगता है कि जल्दी ही स्थितियां ठीक हो जाएंगी और सब कुछ ढर्रे पे आ जाएगा? मैम ऐसे हालत देख के तो लगता नहीं है कि एकदम जल्दी ठीक होगा, जी, लेकिन फिर जब ठीक होगा उसके बाद में बूम करेगी इंडस्ट्री। तो इसीलिए अभी आप इसको क्विट करके आगे कोई एमबीए करना चाह रहे हैं? हाँ, एमबीए इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा घर पे भी बहुत टाइम से खाली बैठा हूँ, जॉब नहीं मिल रही है, जी, तो थोड़ा फैमिली कितना प्रेशर कितना रहता है। संकट होता है, जो मैं कह रही थी कि नई सदी के जो बच्चे हैं आप लोग, कितना प्रेशर है नौकरी का? मतलब क्या द्वंद चलते रहता है दिमाग में कि क्या करें, किस फील्ड में जाएं, कुछ क्या क्या चलता है? और घर से कितना प्रेशर होता है कि घर बेटा बाहर निकले घर से? मैम नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं हर दिन कि कैसे जॉब मिले, कि कैसे क्या करें, लेकिन हाँ फैमिली का भी प्रेशर रहता है ऊपर से, पर लेकिन वो सामने बोलते नहीं है, पर प्रेशर तो रहता है। जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक जो ये पीरियड होता है इंटरमीडिएट करने के बाद या हायर एजुकेशन थोड़ा सा हमने ले ली, उससे नौकरी हासिल करने का जो बीच का पीरियड होता है, उसमें आपको लगता है कि कुछ सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता जैसा कुछ दिया जाना चाहिए, जिससे एक थोड़ा रिलैक्सेशन मिले कि अच्छा बेटा कुछ हल्का अपना जेब खर्चा निकाल ले रहा है, तब तक फिर वो नौकरी के बारे में थोड़ा स्थायी सोच पाए। ऐसा कुछ मिलना चाहिए क्या सरकार की ओर से? आपको क्या लगता है? मैम मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए, जी, क्योंकि फिर अब उसको बैठे बैठे पैसा मिलेगा तो उसको तो फिर बैठे बैठे खाने की आदत हो जाएगी। नहीं, अमेरिका और यूरोपीय देशों में ये मिलता है हमें, तभी हम देखते हैं कि इतने सारे कोविड टूरिस्ट के जो, टाइम पे हाँ, शायद मिलता होगा जी 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 कि जिनकी जॉब छूटी है जी, उनको। मतलब एक सरकार अपनी जिम्मेदारी लेती है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा यूथ इस वक्त बेरोजगार है, वो कल के दिन कुछ करेगा तो उसको एक स्टेबिलिटी देने के लिए ये दिया जाता है सरकार को भत्ता। अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जी, कि जॉब निकले, बिल्कुल, जॉब यहाँ निकालने सरकारी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका कहना है कि नई भर्तियां निकलें? नई भर्तियां निकले जी, जैसे अच्छा, सरकारी एक चीज ये भी देखिए कि आज का जो युवा है ना, वो सरकारी नौकरी के बारे में थोड़ा कम सोचता है। ज़्यादा जो है प्राइवेटाइजेशन के बाद से मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, वहाँ की ब्लू कॉलर जॉब है, अच्छा आपका सब कुछ बढ़िया होता है, अच्छे ऑफिसेज होते हैं चमचमाते हुए, तो वो ग्लैमर जो है वो हमें आकर्षित ज़्यादा करता है सरकारी बाबू या सरकारी किसी नौकरी के बजाय। तो ये ट्रेंड भी घटा है कि सरकारी नौकरियों में मतलब उतना अप्लाई नहीं करना, लेकिन नौकरियाँ भी घटी हैं, बहुत लंबे समय में पोस्ट भी आती हैं। तो आप क्या वजह मानते हैं इसकी, नई पीढ़ी की जो सरकारी नौकरी की तरफ जो रुझान कम हुआ है? मैम मेरे हिसाब से तो एक तो सरकारी नौकरी में एक फ़ायदा ये है कि आपके पास मंथली पैसा आता रहेगा, मतलब सरकारी नौकरी फिक्स है। लेकिन प्राइवेट में ये है कि आपको ग्रोथ बहुत जल्दी मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट में आपको ग्रोथ बहुत धीरे मिलेगी, पर यह है कि आपकी जॉब स्टेबल रहेगी। लेकिन प्राइवेट में ये है कि फिर पैसा ज़्यादा मिलता है, तो आप कंपनीज़ बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो आप वो चेंज कर सकते हैं कंपनीज़। बिल्कुल। अच्छा, यूथ जो आज का है ना, योगेश जी आपसे भी जानना चाहूंगी, वो आप लोग नौकरी के बारे में या अपने करियर की चिंता कब से करना शुरू करते हैं? क्या जब स्कूली लाइफ में होते हैं तब से ही चिंताएं शुरू हो जाती हैं या फिर इंटर करने के बाद ये सिलसिला शुरू होता है? स्कूल टाइम पे एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मैं 3 बहनों के बाद एक भाई हूँ। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में, मोस्टली हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि जो लड़का होता है घर का, नहीं भी कोई बोलता है फिर भी उसके माइंड में एक आ जाता है लोगों से जो सोसाइटल प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर की वजह से लोग सोचने लगते हैं कि अब इनका एक ही लड़का है तो इसको ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग में बचपन से ही बैठ जाता है कि अगर मैं लड़का हूँ घर का तो मुझे कमाना ही है, चाहे कुछ हो पर कमा के लाना ही लाना है। जैसे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लड़की नहीं कमाती है, लड़का ज़्यादा कमाता है, बट वो एक कंपैरिजन हमारे दिमाग में आई थिंक पता नहीं बहुत टाइम पहले से ही डाल दिया गया है। वो हमारी सोसाइटी को ही मैं ब्लेम करूंगा इसके लिए, ऑब्वियसली हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ उस चीज़ के लिए, बट आई थिंक यही एक रीज़न है कि हम स्टार्टिंग से सोचते हैं इस चीज़। बिल्कुल श्वेता, ये बहुत ही अच्छी पॉइंट इन्होंने बताया योगेश जी ने, क्योंकि इस बात को हम भी बार बार बोलते हैं कि लड़कियों के लिए जो एक डबल स्टैंडर्ड है, नियम कानून, वो तो है ही, हम तो उससे पीड़ित हैं ही हैं, लेकिन लड़के भी कहीं ना कहीं इससे पीड़ित होते हैं कि उनको मतलब इकलौता वारिस वो है, परिवार का इकलौता कमाऊ होना है, उसको तो करना ही करना है, उसके ऊपर मम्मी पापा की जिम्मेदारी है, तो ये पूरी एक तरफा थोप दी जाती है बेटे के ऊपर। आप एक बेटी हो और आप एक ऐसे माहौल में पड़ी हो जहाँ बिल्कुल भी भेदभाव भाई बहन के साथ नहीं किया गया होगा, आपको क्या क्या चीज़ें फील होती हैं बतौर एज ए लड़की? आपको लगता है कि अभी भी दोहरा कुछ चीज़ें हम फेस कर रहे हैं?
मैम एज अ फीमेल वो चीज़ें भले ही मतलब आज का समाज बदल रहा है, आज का कल्चर काफ़ी बदल रहा है लड़कियों को लेकर, बट आज भी ऐसा होता है कि मतलब अभी लाइक न्यू जनरेशन में वो एकदम ही चली गई होगी, बट अभी भी ऐसी हैं मतलब जैसे मेरे मम्मी पापा तो मतलब उस ज़माने के हैं, मतलब थोड़े पुराने ज़माने के हैं, तो वो भले ही उनने मतलब पढ़ाई में दोनों में इक्वल पैसा खर्च किया ये वो, बट घर में कभी कभी वैसी चीज़ें हो जाती है कि तू लड़की है तो तू काम कर, मतलब काम की एक्सपेक्टेशन हमसे की जाती है, ठीक है। मतलब जैसे मेरे भाई के एज में मुझे चाय बनाना सिखा दिया गया था, मुझे आटा गूंदना सिखा दिया गया था, लेकिन अभी उससे कोई कुछ नहीं बोलता कि वो ऐसा काम करे, तो वो वाली चीज़ तो रहती है। और मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, तो फिर वही फिर दादी की थिंकिंग, फिर मम्मी पापा की थिंकिंग, तो वो अभी भी है, बट हाँ धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। तो उस बदलाव के साथ मुझे लगता है आजकल की लड़कियों के लिए काफ़ी रिलीफ होगा वो सब चीज़ों के लिए, जी, जी। क्योंकि ये मैम बहुत ही डीप रूटेड है, इनको थोड़ा जड़ से उखड़ने में अभी टाइम जी, लगेगा। जी। तो आपने अपने कलीग्स के साथ आप रही होंगी स्कूली जीवन में, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, उन बॉयज की तरफ से भी कभी इस तरह की सोच का सामना करना पड़ा कि अरे इनको क्या आता है, इनको कुछ नहीं आता, या ऐसे कुछ कभी कमेंट्स? ऐसे तो नहीं, बट वो वही थोड़ा बहुत कि जैसे बॉयज़ की थिंकिंग ऐसी होती है कि लड़कियां तो फिजिकली वीक होती हैं, ऐसे सब सोच, या फिर लड़की है तो स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता होगा, मैथ्स नहीं कर पाती होगी, वो सब चीज़ें रहती हैं। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो भी हमारे साथ के मतलब या ये थोड़े इसके बस से बाहर की बात है, या इस तरह हाँ, कभी कभी इस तरह से हो जाता था? कभी कभी, बट ऐसा मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं था। जी, जी, मतलब जी। कोएड स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैंने फिर भी ऐसा फेस नहीं किया। बिल्कुल, ये तो हमने अलग एंगल से बात कर दी। थोड़ा सा करियर पे अगर आए तो आपने बीजेएमसी किया है, तो क्या देख के आपने बीजेएमसी का कोर्स किया? क्या जो टीवी पे जो एंकर्स आती हैं, बहुत बोलने में एक्सपर्ट होती हैं, क्या उनका ग्लैमर था कि टीवी इंडस्ट्री में आना है, या डिजिटल या मार्केटिंग के फील्ड में आपको जाना था, पत्रकारिता में, या फिर कुछ और आपने सोचा था? मैम मतलब एकदम क्लियर कट बात करूँ, शुगर कोट करके नहीं करूँ, तो मैं बचपन से एक ऐसी परिवार में पली बड़ी हूँ जिसमें लाइक मेरे दादाजी जो हैं वो काफ़ी वोकल हैं, उनने भी अपने ज़माने में जर्नलिज्म का कोर्स करा है, और मेरी फैमिली में मोस्टली सारी बहुत वोकल हैं। मतलब मेरे मम्मी पापा और मैं ही एक ऐसे, मेरा भाई भी काफ़ी वोकल है, ताई जी ताऊ जी सब वोकल हैं। तो मेरे को एक ऐसा फील्ड चुनना था कि मतलब जिससे मेरी पर्सनालिटी भी वैसी एनहेंस हो। तो मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी, बोल नहीं पाती थी, तो फिर उस चीज़ के लिए मैंने ये वाला कोर्स चूज़ करा। और जैसे मुझे रेडियो का काफ़ी शौक़ हो गया, जैसे इस फील्ड में जाने के बाद मेरे को ये था कि रेडियो में ही करना है, क्योंकि रेडियो मेरे को एक ऐसा साधन लगता है कि जिससे लाइक जो एक मेरे जैसा बंदा होता है, मतलब इंट्रोवर्ट भी, तो फिर उसको चेहरा नहीं दिखाना पड़ता है, बस वॉइस से अपने थॉट्स रख सकता है, तो इसलिए मुझे रेडियो काफ़ी पसंद आता है। क्या बात है। तो आगे को आप रेडियो में क्या करियर बनाने के लिए क्या सोच रही हैं? मैम मुझे वैसे जैसे मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे रेडियो में ही करियर बनाना था, लेकिन फिर क्या नाम है, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम पे ये प्रेशर होता है कि मतलब फटाफट नौकरी लग जाए, सेटल हो जाए, शादी करवा दे, वो सब चीज़ें मतलब कट हो जाएं। बट मास कम्युनिकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी नौकरी लगेगी, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, उसमें टाइम लगता है क्रिएटिविटी को ग्रो होने में, और थोड़ा मतलब एकदम आप एकदम आरजे नावेद या फिर जो भी फेमस आरजे हैं उनकी तरह नहीं बन सकते हो, टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। और आपके शहर में आपको नौकरी ऐसे फील्ड्स में कम मिलती है? हाँ, उसके लिए आपको हल्द्वानी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हैं, तो फिर कोविड के बाद काफ़ी मुश्किल हो गई कि ऐसे करियर में आप अपना फील्ड मतलब आप अपना करियर ग्रो करो, तो बस वही चीज़ है। बाकी इंटरेस्ट तो है इसमें, बट एज अ बैकअप प्लान मैंने MBA रख रखा है, और डिजिटल मार्केटिंग भी मैंने इसी माइंडसेट से किया था कि एज अ लाइक फाइनेंशियली थोड़ा कुछ हो जाए, मतलब जी रिलीफ मिल जाए। जी, तो श्वेता भी फिर आपके पास आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दीक्षा बेस्ड। दीक्षा, आपने भी BJMC किया है ग्राफिक एरा से। हाँ जी मैम। आगे को क्या प्लानिंग है करने की?
मैम आगे अब मेरा प्लान है कि एमबीए करने का प्लान है, क्योंकि मैम मुझे ऐसे मास्टर्स मास कम्युनिकेशन करने में मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमने वो बैचलर्स में सीखा है वही हमें मास्टर्स में भी सीखने को मिलेगा। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट है। जी जी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ एमबीए करने का। तो एमबीए किस स्पेशलाइजेशन के साथ मैम ये आप अभी करना मेरा कोई प्लान नहीं है कि ये स्पेशलाइजेशन से करना है या किससे उस करना है, तो ज़्यादा भी मैंने कुछ सोचा नहीं है। जी जी ये हल्के हल्के मैं सोच रही हूँ जी, क्योंकि कोविड के बाद से 2 साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। हाँ जी। तो अब इसी साल इसी सत्र से आप लोग एमबीए में एडमिशन लेंगे, और हाँ उसकी जी। प्रोसेस क्या होती है, कहाँ कहाँ से आप लोग करना चाहेंगे? मैम इसके वो कुछ ऑनलाइन एग्जाम्स भी होते हैं, नहीं वो हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं, मैट होता है जी। और कैट भी होता है। हाँ तो इसके अलावा वो जी मैट अच्छा, भी है। एग्जाम क्वालिफाई Exact. करेंगे तभी आप कर पाएंगे, या फिर फीस दे के भी आप सीधे एडमिशन हाँ ले मैम सकते प्राइवेट हैं? कॉलेजेस में ऐसे ही फीस दे के हो जाएगा। अगर जी। हमें कोई बिल्कुल अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमें एग्जाम क्वालिफाई क्वालिफाई करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी। क्या लगता है कि आज के टाइम पे गर्ल्स बहुत एमबीए कर रही हैं, सबको जॉब मिल पाती है, या फिर सब लोग फिर अंततः घर में काम तक सिमट जाती हैं शादी के बाद? किस तरह का लग रहा है महिलाओं का करियर इस फील्ड में? मैम मुझे तो लगता है कि जॉब मिल जाती है, क्योंकि एक तो मेरी दीदी ने भी एमबीए करा है, तो मैंने उससे देखा है। तो मेरे लिए तो ऐसा है कि मतलब एमबीए करो और जॉब आराम से मिल जाती है, क्योंकि जैसे उसका एमबीए क्लियर वो हुआ था, कंप्लीट हुआ था, उसको बिल्कुल अच्छी जॉब मिल चुकी थी। अभी कहाँ कर रही हैं? अभी दीदी उसने नया उसका न्यू कंपनी में हुआ है, उस कंपनी का मुझे नाम नहीं पता है। उसकी सैलरी वहाँ बहुत काफी मतलब अच्छी दिल्ली है। में? नहीं, मुंबई में। अच्छा, मुंबई में। हाँ जी। तो मतलब जो महानगर है वहाँ पे अच्छी जॉब एमबीए करने के बाद आराम मिल से मिल जाती है। सकती है। जी जी। जैसे हम कई बार सुनते हैं ना कि बीटेक एमटेक करने के बाद बच्चे जो हैं वो 8-8 हज़ार में, 9 हज़ार में, 10 हज़ार में सिटकुल में काम कर रहे हैं यहाँ पे। उनके बारे में आपका क्या परसेप्शन है, क्या कहना है? क्या उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की इसलिए वो यहीं तक रह गए? योगेश, अभिनव जी, आपका क्या कहना है? क्या आपका परसेप्शन है ऐसे लोगों के प्रति? मतलब जॉब कम है, पैसा कम क्यों देते हैं? एमबीए प्रॉपर किया होगा, अच्छी डिग्री है, तो उसके बाद इतना कम पैसे में क्यों रख रहे हैं? मैम पहले जब बीटेक स्टार्टिंग में आया था तो ऐसा था कि हर कोई बीटेक के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं था, तो लोगों ने फिर बीटेक करना स्टार्ट करा। फिर मैम एक ट्रेंड बन गया बीटेक करने का। अब इतने सारे बीटेक वाले हैं, अब कंपनीज कम पड़ गई हैं लेकिन लोग ज़्यादा हैं, यूज तो ज्यादा अब हो गया। जॉब किस को मिलेगी, बस वो है। एक वेव जैसी आती है मैम, वेव बीटेक जैसी। बीटेक बीटेक करना है, अब जैसे हाँ। एमबीए करना है, ऐसी एक वेव आ रही है। बिल्कुल, जैसे हमारे टाइम पे एक बीएड वाली आई लहर हाँ। कि सब बीएड है। सब बीएड करेंगे। तो न्यू जो 21वीं सदी की जो पीढ़ी है वो बीटेक वाली पीढ़ी है और एमबीए वाली पीढ़ी है वो। तो बीटेक वाली फील्ड में ज्यादा नौकरियां हैं या एमबीए बीबीए वाली में है? मैम आई थिंक ये तो डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी पे और इंसान कितना मेहनत कर रहा है। कोई भी यूथ अगर मेहनत नहीं करेगा तो दोनों फील्ड में जॉब नहीं मिलेंगी, अगर मेहनत कर रहा है दोनों में अच्छी खासी जॉब मिल जाएंगी उनको। क्योंकि हमारा यूथ जो है वो, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि काम कम से कम करें, वो कि वो कम काम करें और उनको ज़्यादा पैसा मिले। मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह हैं, हर दूसरा यूथ सोचता है कि मैं उन दोनों प्लेटफॉर्म्स में फेमस हो जाऊँ, अच्छा। क्योंकि वहाँ अर्निंग बहुत है। तो वो सोचते हैं कि हम थोड़ी सी मेहनत उसमें करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि वहाँ कंटेंट अच्छा डालते हैं, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें दिखा के ही फेमस हो जाते हैं, तो उनको पैसा मिल जाता है। क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि फेमस भी इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि बहुत लोग घर पे बेकार बैठे हैं। मैं ऐसे किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट एक्चुअल है बहुत लोग ऐसे ही बैठे हैं और वो देख देख के उनको फेमस कर रहे हैं। तो उनको क्या होता है कि उस चीज़ से उनको इंटरेस्ट आने लगता है और एक अर्निंग शुरू हो जाती है। क्योंकि आजकल क्या है कि डिजिटल जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत अप ट्रेंड में है, ट्रेंड करते जा रही, तो लोग सोच रहे हैं कि उस चीज़ को अपना हथियार बनाते हैं। तो कोई भी कहीं से भी उठ के उसमें वीडियो बनाना शुरू कर देता है और फेमस हो जाता है, अर्निंग शुरू कर देता है। तो हमारे यूथ की एक ये चीज़ है कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, और जो बच्चा मेहनत करना चाह रहा है उसको तो मैम जॉब कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है, अच्छी जगहों पे मिल ही जी, जाती है। बिल्कुल। तो योगेश, आपका भी कोई चैनल है क्या? आप भी कुछ जैसे आप ड्रामा अच्छा करते हैं तो ऐसा एक्ट करने की कभी सोची आपने? एक्चुअली मैं जब स्कूल में था तो मैं प्ले वगैरह करता था, मैं नेशनल तक गया हूँ। तो मेरा ये था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में ही करियर सेट करना है करके। फिर मैंने देखा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उसमें, अगर मैं भागा दौड़ी करने लग गया तो मुझे अच्छा खासा एक टाइम लग जाएगा, और उसके बाद भी क्या हासिल होगा हाँ, उसकी उसके बाद गारंटी भी नहीं है। वो कुछ मुझे ऐसा श्योरिटी नहीं है कि मिल ही जाएगा। तो जैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम की बात की, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। अच्छा। बट मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं बिना मेहनत के कमाई करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँ। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पापा जो हैं वो आर्मी में हैं, तो पापा को क्या होता है कि टाइम भी नहीं मिलता फैमिली के साथ रहने का। पापा अपने ड्यूटी में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, और हम 4 भाई बहन हैं, तो पापा ने अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। तो मेरे को ऐसा है कि मुझे पता है इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पे कर सकता है। अगर आप अच्छा मेहनत कर रहे हो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा पे करेगा, एक लग्जरी लाइफस्टाइल देगा। तो वो लग्जरी लाइफस्टाइल मैं अपने पेरेंट्स को और अपने बहनों को देना चाहता हूँ। तो उस वजह से मैं इंस्टाग्राम पे
एक अपने आप को स्टेबल करना चाहता हूँ। क्या अगर बात नहीं है। भी होता है तो कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मैं जॉब लेने की पूरी कोशिश करूंगा। जॉब लग जाती तो बहुत अच्छी बात है, बट ये मेरा पैशन है तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये तो कोई भी कर सकता है, अपनी नौकरी के साथ में भी ये काम हो जी सकता जी है। बिल्कुल। आप लोगों की दिनचर्या क्या रहती है रवि? योगेश, आपकी दिनचर्या क्या है? मैम हमारी वैसे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस होती हैं, तो वही रहता है, हम उठते हैं, फिर उसके बाद मेरे को एक्सरसाइज करना पसंद है थोड़ा, तो मैं वो करता हूँ। उसके बाद क्लासेस होती है, हम क्लासेस जाते हैं, वहाँ पर सीखते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं, मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो उसी में टाइम में से निकल जाता है। बट हमारा ऐसा होता है कि हमें वहाँ 3 दिन की छुट्टी मिलती है, तो उस 3 दिन में हमें क्या करना है वो हमें समझ नहीं आता है। और उस टाइम पे क्या होता है ना कि हमारे माइंड में एक हमको स्ट्रेस हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 दिन घर में बैठना, ऐसा लगता है कि हम सालों से घर पे बैठे हैं। वो पूरा सालों का बर्डन 3 दिन में आ जाता है हमारे। अब वो पता नहीं, दो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बट फिर भी हमें वहाँ 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है, तो हमारे उस टाइम पे जी। माइंड में कुछ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। हम घर पे बैठ के, मम्मी कहती कि क्या कर रहे है तू घर पे, अभी बैठा है यहाँ पर साइड में बैठा है। मैं खुद मोबाइल यूज करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ घर के। तो कभी कभी वो माइंड में स्ट्राइक होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ें ना स्ट्रेस देती हैं बहुत ज़्यादा। जी। और छोटी जगह में रहने के मतलब डिसएडवांटेज भी आपको लगता है कि हैं? एक्चुअली मैम बहुत ज़्यादा है, हम्म। क्योंकि छोटी जगहों में अगर हम रहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और अगर मैं बात करूँ फिर से इंस्टाग्राम में आके, तो जैसे हमारा जो ये एरिया है हल्द्वानी का, यहाँ पे मैंने हमारा जो उत्तराखंड का कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा लोग मतलब बढ़ावा नहीं देते हैं। बहुत लिमिटेड एक रिसोर्स हो गया है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग हैं इंस्टाग्राम वगैरह में, बहुत लोग की सोशल प्रेजेंस है, पर बहुत रेयर कोई है कि जो हमारे उत्तराखंड को प्रमोट करता हो। बहुत रेयर है वो चीज़। तो वही है, अगर हम छोटे, मैं वो कह रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड को उतना भी डेवलपमेंट मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हमारी जो यूथ है वो कुछ कर ही नहीं रही है। हर कोई सिर्फ फेमस होना चाहता है, और एक वो बॉलीवुड में अपना नाम छपाना चाहता है, वो लोगों के सामने दिखाना चाहता है कि मैं बहुत फेमस हूँ बस। बट उत्तराखंड बहुत पीछे है। और स्पेशली यहाँ पर तो मैंने देखा भी नहीं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में सीरियस हैं या कुछ भी हैं। वो टाइम पास वाली चीज़ें होती हैं, और बहुत लोग नहीं करते हैं कुछ। और छोटे शहरों में यही होता है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, लोगों के अंदर समझ नहीं होती है, लोगों को समझाने वाला कोई नहीं होता है। मैंने ऐसा किया तो तू भी ऐसे कर ले, और लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल। छोटे शहरों के लोग बड़ी फुर्सत में दिखाई देते हैं, बड़े शहरों की खूब भागम भाग है, वहाँ जी। टाइम नहीं है। तो वही सब अंतर है। अभिनव जी, आप क्या क्या करते हैं? आपकी दिनचर्या क्या है? मैम बस वही उठते हैं, फिर हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस होती हैं। अच्छा, ऑनलाइन घर? नहीं अच्छा, नहीं, तो वो वहाँ हाँ। जाते हैं जी जी। यहीं पे हल्द्वानी में। हम्म। उसके बाद वो क्लास करके आते हैं, फिर खाना वाना खाया, थोड़ा आराम करा, हम्म। फिर और बस यही दिनचर्या है। मोबाइल पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं वीडियोस देखने में या कुछ भी और? मोबाइल में हो जाता है 5-6 घंटा दिन का। अच्छा, 5-6 घंटा हो जाता है। उसमें काम की चीजें भी होती हैं, हाँ, सभी उसमें कुछ काम मिला, की क्योंकि चीज़ बिना सब मोबाइल कुछ। के भी कुछ संभव नहीं है। आजकल का जमाना ही ऐसा है, बिना फोन के आपका बिल्कुल बिल्कुल काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। श्वेता, आपकी लाइफस्टाइल क्या है? आप कैसे, दिनचर्या क्या है आपकी? मैम मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ, उसके बाद मैं जिम जाती हूँ, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की मेरी इनके साथ क्लास होती है, उसमें जाती हूँ। उसके बाद हेलो हल्द्वानी में मेरी इंटर्नशिप चल रही है, वहाँ आती हूँ। क्या बात उसके है। बाद घर जाके मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, वाह। बस। अपना जेब खर्चा आप लोग पॉकेट मनी निकाल लेते हैं? मैम एक ही ट्यूशन। बच्चा है, उससे क्या ही जेब खर्च निकलता है। जी जी। और जैसे मैम योगेश ने बात की इंस्टाग्राम की, तो आजकल के यूथ के बीच में एक बोलते हैं हसल कल्चर, वो काफ़ी फेमस हो रहा है। कि आप जैसे हम लोग इंस्टाग्राम में किसी को देखते हैं कि वो छोटी एज में काफ़ी जैसे कहीं बाहर पढ़ने चला गया या कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है, तो हमें वो चीज़ बड़ी इफ़ेक्ट करती है कि क्या नाम है, अरे वो उसने तो इतना कर लिया, इतना मतलब आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। तो वो चीज़ें भी काफ़ी आपको मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी देती है। तो जो ये हसल कल्चर वाली चीज़ है, ये मतलब आजकल के यूथ को मतलब ऐसा ट्रिगर करती है कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है अपना करियर बनाने के लिए, फटाफट कुछ भी करो, और या तो मतलब जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। तो ये चीज़ जो मेंटल इलनेस ला रही है आजकल की यूथ में, लाइक डिप्रेशन, ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है कि वो भी एक चीज़ है जो मतलब एड्रेस होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ आपने इंगित किया। श्वेता, दीक्षा, आपकी लाइफस्टाइल क्या है? मैम पहले सुबह उठो, फिर उसमें थोड़ा मम्मी की हेल्प करनी होती है। उसके बाद फिर हमारी उसके बाद 12 बजे फिर यहाँ क्लासेस होती हैं रेडियो की। उसके बाद घर जाके थोड़ा पेरेंट्स के साथ वो टाइम स्पेंड किया, फिर शाम को वॉक पे चले गए। फिर मैम बस ऐसे ही। पढ़ाई वगैरह थोड़ा आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं? बहुत कम। पढ़ाई कम करते हैं। रवि, आप कितना पढ़ते हैं?
मैम पढ़ाई यहीं हो जाती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, उसके बाद घर में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं? उसका घर में एक्चुअली हमारा वहाँ पर थ्योरेटिकल नहीं है कुछ भी, प्रैक्टिकल है, तो फिर थोड़ा बहुत टाइम हम लोग एक्चुअली अभी वेबसाइट्स वगैरह सीख रहे हैं, तो हम उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ओके ओके। तो आप सब लोग रेडियो में आए हैं, रेडियो के बारे में आप लोगों की थिंकिंग क्या है? आप लोगों को अच्छा लगा यहाँ पर आके, स्टूडियो में आके? बहुत हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो आपको लगता है कि यहाँ से सोशल इश्यूज पर लेकर युवाओं को बहुत सारे संदेश दिए जा सकते हैं यहाँ के जरिए? जी बिल्कुल। जी, तो हम चाहेंगे कि आप लोग लगातार यहाँ पे आएँ, इसे अपना रेडियो समझें, लगातार यहाँ से कुछ अच्छा मैसेज दें तमाम यूथ्स के लिए, करियर गाइडेंस आप लोग दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी बातचीत हम लोगों की रही है। तो हमारे इन यूथ में से ही कई लोग गाना भी गाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ बढ़िया या तो फोक आप सुनाएं या कुछ नया स्टाइल का कुछ गाना मैं चाहती हूँ कि सुनाएं। योगेश गाना गाते हैं, श्वेता गाती हैं, बाकी दीक्षा और अभिनव भी साथ देंगे। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिल बरो, मुड़ के ना देखो दिल बरो। चलिए, बहुत शानदार गाना आपने गाया। तो यानी कि आप लोग तमाम सारे और शौक भी रखते हैं गाने की, फिल्में भी आप लोग देखते होंगे। जी मैम। तो कश्मीर फाइल्स किसने देख ली है? मैंने। अच्छा, क्या बात है भाई, 2 लोगों ने कश्मीर फाइल फिल्म देख चुके हैं, आपका श्वेता जी और अभिनव जी। हॉल में आप लोगों ने देखी होगी ऑब्वियसली। तो कैसी लगी आपको? क्या इस तरह की सोशल मूवीज को देखने के लिए ही आप लोग जाते हैं या और फिल्में भी आप देखते हैं हॉल में? मैम मैं तो पर्सनली सोशल मूवीज की, मतलब मैं उतनी मूवी ब्लफ नहीं हूँ, बट ये था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक जिम्मेदारी थी कि कश्मीरी पंडित्स के साथ क्या हुआ, वहाँ का कल्चर का मतलब कैसे एक्सप्लॉयटेशन या उसको ध्वस्त कर दिया गया, वो सब देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा कहा गया है। क्या बात है। तो और श्वेता, आप अकेले हॉल में गई हैं देखने के लिए, ये इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं कि ऐसा साहस भी जो है वो करना चाहिए, है ना। कई बार ग्रुप्स ना हो तो अकेले भी चल दो, मतलब जो आपको करना है काम तो वो करना है, भले ही उसके लिए अकेले जाना पड़े। तो ये बहुत अच्छा आपका था। अभिनव जी, आपने कैसे देखी? दोस्तों के साथ आप लोग गए थे? हाँ मैम, एक दोस्त था मेरे साथ, जी उसके साथ गया था देखने। जी। मैं तो वैसे मूवी ज्यादा देखता नहीं हूँ, मतलब हॉल में तो बहुत कम देखता हूँ। मेरी तीसरी मूवी थी ये जो मैंने हॉल में देखी अभी तक। लेकिन ये था कि ये मूवी तो देखनी ही थी। क्या बात क्योंकि है। इसमें रियलिटी दिखाई थी जी हमारी कंट्री के कल्चर के बारे में, कंट्री के बारे में कि हमारे मतलब हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। बिल्कुल। वैसे ये जो दौर है वो रियलिस्टिक सिनेमा का ही दौर है। आजकल यथार्थवादी फिल्में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और वो एक जो स्टीरियोटाइप फिल्में हुआ करती थी 90-80 के दशक की, वो थोड़ा सा वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है अब। मैम जैसे ना मास कम्युनिकेशन में हमें पढ़ाया गया था कि सोसाइटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सिनेमा एंड सिनेमा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो जैसे दिखाया जाता है वो हमारे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और वो स्टीरियोटाइप बन जाता है। तो वो स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए हमें ऐसे राइटर्स की ज़रूरत है जो थोड़े लिबरल हो और खुली थिंकिंग रखते हों। बिल्कुल। तो इंडस्ट्री में श्वेता ऐसे लोगों की बहुत कमी है आज भी। हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी तो बहुत हो रही है, ऐड भी आजकल बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम जैसे क्रिएटिव लोगों की वहाँ ज़रूरत है। तो तुम्हें वहाँ बॉलीवुड के लिए भी ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आप सभी लोगों को एक नया फील्ड है, एक बहुत वाइड फील्ड है, वहाँ बहुत अवसर हैं। आप ड्रामा में जाइए, आप धारावाहिक के जो डेली आ रहे हैं उनमें काम करिए, आप स्क्रिप्ट राइटर बनिए, आप एड एजेंसीज में काम करिए, बहुत अवसर हैं। तो चलते चलते अगर कोई कुमाऊनी गाना भी हो जाए। श्वेता, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप तो कुमाऊनी पोशाकें पहनकर बढ़िया बढ़िया डांस भी करती हैं, कथक डांसर आप हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक गाना भी आप सुनाएं। ठीक है मैम, बट मेरे साथ आप सभी को ज्वाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल, जरूर। बेड़ुपाको बारमासा, बेड़ुपाको बारमासा, ओ नारायणी कफल पाको चैता मेरी चैला, ओ नारायणी कफल पाको चैता मेरी चैला, अल्मोड़ा को लाल बाजारा, अल्मोड़ा को लाल बाजारा, ओ नारायणी लाल माटी की सीढ़ी मेरी चैला, ओ नारायणी लाल माटी की सीढ़ी मेरी चैला, बेड़ुपा को
बारमासा बेडू पाको बारमासा ओ नारायणी का फल पाको चैता मेरी चैला ओ नारायणी का फल पाको चैता मेरी चैला। तो बहुत ही सुंदर ये हमारा कुमाऊनी का जो सदाबहार गीत है, जैसे कि बॉलीवुड के एक्टर भी जो यहाँ पर आते हैं समय समय पर इसकी एक लाइन जरूर गा के जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि फोक के साथ, युवाओं को फोक के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। अब कहीं ना कहीं रिवर्स जो माइग्रेशन चल रहा है या फिर एक रिवर्स थिंकिंग भी हो रही है कि अपनी जड़ों की तरफ लौटो, तो उसकी भी शुरुआत युवाओं को करनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने शानदार गीतों के लिए। थैंक यू मैम। जी, तो दोस्तों आप सुन रहे थे अभी हमारा कार्यक्रम यंग हल्द्वानी। योगेश, अभिनव, श्वेता और दीक्षा की बातें आपने सुनी। ये नई सदी के जो बच्चे हैं इनकी ये बातें आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा रेडियो दोस्तों एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए, हमारे फेसबुक पेज के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।